तो यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अभी हमको ये देखना है। सो गाइस, व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी? मोलार कंडक्टिविटी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि टोटल सॉल्यूशन की कितनी कंडक्टिविटी है, मतलब टोटल सॉल्यूशन में कितने आयंस मूव होते हैं, वही आपकी मोलार कंडक्टिविटी यानी कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में कितना कंडक्शन हो रहा है आयंस का, ठीक है, वही होती है मोलार कंडक्टिविटी। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? मतलब कि जैसे कि कोई भी, अगर आपके सामने कोई भी एक आयोनिक कंपाउंड है तो कितना डिसोशिएट हो रहा है, Na+ और कितना Cl- बना रहा है, तो वही आपका डिसोसिएशन यानी कि, और कितने अमाउंट में डिसोशिएट हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मोल डिसोशिएट हो रहे हैं, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, यानी अल्फा। ठीक है, सो ये तो तुमको पता ही कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो तो अभी रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन अपना मोलर कंडक्टिविटी एट द जीरो कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एट दी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन या सम गिवन अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम इनका रिलेशन देखते हैं। सो डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होता है वो इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन एकदम खत्म है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप उसको फर्दर डाइल्यूट नहीं कर सकते हो, और आगे आप उसका डाइल्यूशन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका डाइल्यूशन अपने लिमिट को पा चुका है, लिमिट उसकी हद जो है वो वहां तक पहुंच चुका है, अब उसके आगे डाइल्यूशन उसका बिल्कुल नहीं होगा। और गाइस, हमने ऑलरेडी देखा है कि ऑन डाइल्यूशन हमेशा नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं। ठीक है, यानी कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हम ज्यादा बढ़ते हैं, तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं जिसमें कि आप डाइल्यूशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीजें होती है। तो ये है आपके पास एक रिलेशन जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और मोलर कनेक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन एंड एट सम कॉन्सेंट्रेशन, इनके लिए बताता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। ठीक है, तो ये है जीरो कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलर कनेक्टिविटी, एंड जो लैम्बडा सी है ये है मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। ये है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन एंड एट सम अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। नाउ गाइस, हाउ यू विल मेजर अ कंडक्टिविटी? कैसे आप कंडक्टिविटी को मेजर करोगे? तो अब यहां से स्टार्ट होता है सेल के बारे में। हम जाने वाले हैं अभी सेल के बारे में अच्छे तरीके से, और किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक सेल्स का, फ्यूल्स का, केमिकल एनर्जी को किस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस्तेमाल करोगे। गाइज, अभी तक हमने पूरा बेसिक अच्छे से समझा है किस तरीके से आयंस के ऊपर अपनी मोलर कंडक्टिविटी डिपेंडेंट होती है, किस तरीके से अपना करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। हमने फिजिक्स में थोड़ा सा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे चैप्टर नंबर 11 का, चैप्टर नंबर 9 का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये डिटरमाइन आप कैसे कर सकते हो कि आपकी कंडक्टिविटी कितनी है। कैसे, मतलब हाउ यू विल डिटरमाइन, कैसे आप करोगे। सबसे पहली बात, जिस भी, मान लो जैसे कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसकी कंडक्टिविटी आपको फाइंड करनी है, तो पहले तो पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने आयंस है, उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो अगर आप उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, मतलब इस सॉल्यूशन का अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कंडक्टिविटी को, क्योंकि V इक्वल टू आई आर एंड रेजिस्टेंस से आप यहाँ पे के भी आपके पास G का रिलेशन होता है। ठीक है, और G से आप कंडक्टिविटी में चले जाओगे, कंडक्टिविटी से के V होता है आपके पास, और आप यहां से इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हो। सो ये बहुत ज्यादा रिलेशंस है, बस आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज। तो ये आपको नोट रखना है अपने पास। कभी भी अगर कंडक्टिविटी अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको रेजिस्टेंस चाहिए होगा, वो अननोन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस। अब ये सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है, मे बी KCl का ले लो, NaCl का ले लो, कोई भी ले लो, बट अगर इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता चल गया तो आप इजीली कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हो। यानी कि, और इस रेजिस्टेंस को फाइंड अगर आपको करना है तो क्या इस्तेमाल करोगे, व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज को। ठीक है, चलो तो अभी उसके पहले हम देखते हैं कंडक्टिंग सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कंडक्टिंग सेल क्या होता है पहले ये समझो। देखो मैंने एकदम शॉर्ट पॉइंट लिखे, बहुत ज्यादा बुक में आपके दिमाग खराब करके रख दिया, उसको यहाँ पे समझ लो। पहली बात तो ये ग्लास ट्यूब कंटेन करता है, प्लेटिनम के कोटेड प्लेट्स कंटेन करता है, और ये यूजुअली कनेक्टिविटी को मेजर कराने में हेल्प करता है। देखो यही आपका यहाँ पे ये आपका है पूरा कंडक्टिंग सेल, जो कि देखो यहाँ पे ये ग्लास का ट्यूब कंटेन किया है, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। अब ये कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, इट मे बी KCl, इट मे बी NaCl, कोई भी। और यहाँ पे देखो दो तरीके के यहाँ पे प्लेट है, ये पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, दीज आर दी प्लेटिनम प्लेट्स।
ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा जान के रखनी है। और यही आपका मतलब कंडक्टिंग सेल, ये कंडक्टिंग सेल के अंदर जो सॉल्यूशन भरा रहेगा, ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाएगा जिसका हमें कंडक्टिविटी फाइंड करनी होती है। सपोज अगर मुझे KCl की कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, सो मैं इस कंडक्टिंग सेल के अंदर इस KCl का सॉल्यूशन डालूंगा और फिर इस KCl डिसोशिएट होगा K+ और Cl- में, फिर ये जब आयंस मूव करेंगे तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। समझ गया अच्छे से? तो यही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो कंडक्टिंग सेल का फंक्शन आपको ये समझ चुका है। तो अब हम देखो, अब जब इस सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल करेंगे, इसी का हमें पता करना है कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, कितनी कंडक्टिविटी है इसकी। ठीक है, ये किसकी कंडक्टिविटी कितनी है, मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, तो उसके लिए हमें इसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। बट उससे पहले गाइस सेल कांस्टेंट क्या होता है वो जान लो। तो गाइस ऑलरेडी वी नो दैट, हम लोग को ये वाला तरीका पता है, आपके बुक में डायरेक्टली कर दिया है, डायरेक्टली आपको यहां पहुंचा देगा। थोड़ा सा समझ लो, मैंने अच्छे से एकदम करके दिया है। तो वी ऑलरेडी नो दैट, हमने पहली वीडियो में सीखा था कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस म्हणजे G इज इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी ऑफ दी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इनटू एरिया अपॉन लेंथ ऑफ दी एनी वायर और एनीथिंग जो भी आपके पास रहेगा। ठीक है, सो ए अपॉन लेंथ, तो यहां से K निकालो तो ये मिल जाएगा, एंड K इज इक्वल टू अगर अच्छे से लिखो तो G इंटू एल अपॉन ए मिलेगा। तो जो गाइस ये एल अपॉन ए है, यही होती है आपकी यहाँ पे सेल कांस्टेंट। ठीक है, यही आपका सेल कांस्टेंट कहलाएगा। हाउ? तो सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन ही क्या होती है पहले वो सुनो। मैं इसीलिए पहले ये आपको बता दिया हूं, अब आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगा और डेफिनेशन से आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसका सेल कांस्टेंट कैसे हुआ। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? लेंथ एल बिटवीन द इलेक्ट्रोड। अब देखो, जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, इलेक्ट्रोड किसी भी सेल कंडक्टेंस में आपने देखा भी होगा। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे प्लेट्स है यही इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या होता है एक्चुअली, मैं अच्छे से आपको भी बताऊंगा भी एग्जैक्टली इलेक्ट्रोड क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसी वीडियो में, आपको समझेगा इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के बीच का ये लेंथ है, दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच का जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, पूरा इलेक्ट्रोड का लेंथ नहीं, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस वो लेंथ है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स। अब मान लो अगर ये प्लेट है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कि अगर मान लो ये आपका पूरा एक प्लेट है, ठीक है, तो ये एरिया और दो प्लेट है, सपोज दैट ऐसा दो प्लेट है, तो इनके बीच का जो लेंथ, ठीक है, तो ये लेंथ और ये जो एरिया, ये तो फिक्स रहने वाला हमेशा, यानी ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि जो ये प्लेट है, ये प्लेट का एरिया और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, डिस्टेंस का डिफरेंस, वो तो फिक्स रहने वाला है। सो यही होता है आपका सेल का कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि L अपॉन A यही होगा आपका सेल कांस्टेंट। ये बात आपको जाननी है। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। एक से एक कैंसिल करोगे, ओनली 1 अपॉन मीटर बचेगा, और 1 अपॉन मीटर को ऊपर लेके जाओगे तो मीटर का -1, ये आपकी यूनिट हो जाएगी सेल कांस्टेंट की। समझ गया अच्छे से? तो ये सेल कांस्टेंट की यूनिट, और L अपॉन A जो होगा, ये आपका यहाँ पे जो L अपॉन A है, यही है आपका सेल कांस्टेंट। ये बात आपको जान के रखनी है। ठीक है, अगर और अच्छे से आप सॉल्व करना चाहते हो पहले इसको सीख लो, ये आपकी यूनिट हो गई। सेल कांस्टेंट आप जान चुके हो, किसी ने कभी भी आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज सेल कांस्टेंट, बता देना कि लेंथ बिटवीन द टू प्लेट्स और टू इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, यही होता है आपका सेल कांस्टेंट। ठीक है, इसे आपको समझ रखना है। तो ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो K इज इक्वल टू यहाँ से G की वैल्यू, वी ऑलरेडी नो दैट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, हमको ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो G यहाँ पे जो दिया है उसकी जगह में आप 1 अपॉन R यहाँ पे लिखोगे और L अपॉन A आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वही आपको जो बताया मैंने अभी, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R होता है। ठीक है, सो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिला, हमें फाइनली यहाँ से L अपॉन A, तो आपका ये हो जाएगा सेल कांस्टेंट। तो क्या मैं इसकी जगह में सेल कांस्टेंट ऐसे लिख सकता हूँ? यस, लिख दिया, बचेगा 1 अपॉन R। दैट इज, क्या मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ? सेल कांस्टेंट अपॉन R, तो K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R बन जाएगा। दैट इज, समझ गया कि नहीं अच्छे से? तो सेल कांस्टेंट अपॉन R बन जाएगा, K इज इक्वल टू, यानी कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R मिल गया। दैट्स इट, और क्या चाहिए अपने को? ठीक है, सो यही चीजें गाइस आपको यहाँ पे पता करके रखनी है, मतलब आपको सेल कांस्टेंट मिल चुका है। ठीक है, ऐसे ही अगर कभी कभार आगे चल के इलेक्ट्रोड ही तो अभी हमें इस्तेमाल करना है, हमें कैथोड एनोड इन्हीं इलेक्ट्रोड्स का हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, और उनके बीच में कुछ ना कुछ लेंथ रहेगा, उनका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा। तो इसीलिए गाइस हमने अच्छे तरीके से पहले सेल कांस्टेंट निकाल लिया, कभी कभार अगर यूज हुआ तो हम यूज कर लिया करेंगे, नहीं हुआ तो मारो गोली। ठीक है, तो इतना सा आपको अच्छे से समझ के रखना है। नाउ अब हम बढ़ते हैं कि रियल में जो हमने यहाँ पे देखा था कि कनेक्टिविटी कैसे हम निकाल सकते हैं, तो कनेक्टिविटी निकालने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अपने पास 3 स्टेप होता है टू डिटरमाइन द कनेक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टिंग सेल्स और एनी सॉल्यूशन। हमको अगर उसकी कनेक्टिविटी निकालनी तो हमारे पास 3 रास्ते हैं, 3 तरीके हैं, 3 स्टेप्स है हमारे पास। ठीक है,
पहला स्टेप है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, डन डन डन, ये हो चुका है। चलो फिर भी हम इसको एक बार अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी, फिर कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। तो ये 3 स्टेप है। तीनों स्टेप जब आप फॉलो करोगे तब जाके आप कंडक्टिविटी ऑफ दी एनी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे करके दिया, आपके बुक में अलग अलग कर दिया, ऐसा नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छा बना दिया। 3 तरीके ही आपको पढ़ने हैं। चलो पहला तरीका डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। फिलहाल आप जानते हो कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A होता है, बट फिर भी चलो हम व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करके करेंगे। तो गाइस आपकी बुक में ये डायग्राम दिया है और इसी डायग्राम में मैं आपको अच्छे समझाने वाला हूं, अच्छे तरीके से लिख के। और ये देखो आपका यहाँ पे शॉर्ट तरीके से रिवीजन भी आपका जब एग्जाम के टाइम पे आप कर लोगे जल्दी जल्दी। चलो समझ लो पहले। तो देखो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज आपके सामने ये रहा। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो गाइस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है ये अपने पास एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा जिसका वैल्यू हमें मालूम होगी। ठीक है, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ऐसे सर्किट है, मैं सारी सर्किट को आपको समझा रहा हूँ। मैंने बोला था ना कि अननोन रेजिस्टेंस जो हमारे पास सॉल्यूशन कराएगा उसका रेजिस्टेंस अगर आप फाइंड कर लोगे तो किसी भी सॉल्यूशन का आप लोग कनेक्टिविटी निकाल सकते हो। कितना चिंदी सा काम है, थोड़ा सा रुक जाओ ना तो अपने आप थोड़ा समझ जाएगा आपको, बस यहाँ पे ध्यान दो पहले। तो आपके पास ये जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है, तो इस साइड आप वही रेजिस्टेंस डालोगे जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मालूम होगी। फिर इसके दूसरे साइड में आप उस चीज को डालोगे जिसका आपको पता करना होगा। तो यहाँ पे हमें किसका पता करना है, हमें उस सॉल्यूशन का पता करना है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। अगर उसकी रेजिस्टेंस पता चल गई तो हमें उसकी कनेक्टिविटी अपने आप पता चल जाएगी, हम निकाल लेंगे जल्दी से। बताऊंगा कैसे निकालोगे, पहले सुनो यहाँ पे। तो हम उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। और व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता ही है, तो ये तो आपको भी पता ही है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो इस साइड में क्या ऐड करूंगा, सॉल्यूशन ऐड करूंगा। उस सॉल्यूशन को ऐड करूंगा जिसका मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे मैं सपोज दैट केसीएल सॉल्यूशन ऐड कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसी का चाहिए। मान लो सपोज दैट आप किसी का भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो केसीएल सॉल्यूशन कंटेंट बाय द कंडक्टिविटी सेल, जो ये अपना कंडक्टिविटी सेल है जो कनेक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी को आयंस में से, तो उसी में मैंने केसीएल सॉल्यूशन ऐड किया। और इस केसीएल सॉल्यूशन का हमें अननोन रेजिस्टेंस है, मतलब हमें इसका रेजिस्टेंस पता नहीं है, और इसी को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी का हमें फाइंड करना है, यानी कि राइट साइड में हम उस रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे जिसका हमें रेजिस्टेंस पता होगा, लेफ्ट साइड में हम उसको ऐड करेंगे जिसका हमें नहीं पता होगा। जो हमारे पास डी होता है ये करंट डिटेक्टर होता है, मतलब कि ये डिटेक्टर मतलब वही गैल्वेनोमीटर आप कह सकते हो जो हम वहां पे यूज करते थे। तो मतलब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब आप देखा ना वो कांटा रहता है ऐसा कुछ यहाँ पे इस तरीके से, तो ये ऐसे ऐसे मूव होगा आगे पीछे, समझ गया। तो ये यहाँ पे करंट डिटेक्टर होता है। जो इसी में से हमने एक जॉकी अटैच कर दी। जॉकी मंजे का है वही आपका जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, मतलब कि नहीं कि जॉकी आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे घुमा सकते हो, मतलब इस ए और ये जो बी आपके पास वायर है, इस वायर में आप पूरी ए और बी वायर में आप इस जॉकी को ऐसा आगे पीछे घुमा सकते हो। ये प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से समझेगा, प्रैक्टिकल इसका कराया जाता है हर कॉलेज में। जब आप 12th में रहोगे तो जॉकी का प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो आप इस पूरी वायर में इसको खिसकाओगे, ऐसा घिसोगे इसके ऊपर, ऐसा आगे पीछे घुमा सकते हो। आप जिस भी पॉइंट में घुमाओगे ना, जिस भी पॉइंट में घुमाओ, जिस भी पॉइंट में इसका डिफ्लेक्शन एकदम जो रहेगा ना, एकदम परफेक्ट डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जिस भी पॉइंट पे इसका डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो रहेगा, वही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ बैलेंस पॉइंट कहलाता है, यानी कि वही आपका नल पॉइंट कहलाएगा, जिसे आप बैलेंस पॉइंट भी कह सकते हो। मान लो देखो मैंने यहाँ पे रखा जॉकी को, तो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यहाँ रखा ये मूव कर रहा है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन मतलब ये आगे पीछे मूव करेगा। यहाँ रखा मूव कर रहा है, अगर मैं इस पॉइंट में रखा तो ये मूव नहीं किया, मतलब वो आपका नल पॉइंट है। और वही पॉइंट एक आपका बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाएगा, यानी कि उसके इस साइड भी और इस साइड भी जो पोटेंशियल होता है करंट का वो परफेक्ट रहेगा। ठीक है, और ये आपका नल पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, सो वो जॉकी ऐसा रिप्रेजेंट किया करता है। ठीक है, तो यही ए और बी आपके पास एक वायर है जिसमें कि आपको जॉकी को स्लाइड करना है। ठीक है, और ये जो एसी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एसी शो करता है कि जो आपकी सर्किट है उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने वाला है, ये ऐसे सर्किट शो करता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना। तो जो ए बी है, इस वायर में हमें इस जॉकी को मूव कराना है। एसी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे मूव करने वाला है। जो आरएक्स है, आरएक्स ये है कि अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिस साइड आपने कंडक्टिंग सेल को ऐड किया है उसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो पता करना है, इसके लिए हमने इसको इस साइड ऐड किया है। डी हमारा गैल्वेनोमीटर है, और जो सी है हमारा वो रेजिस्टेंस है जिस ए बी वायर का। ये बस इतना आपको याद रखना है। तो मैंने अच्छे से एकदम यहाँ पे लिख के रखा है, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो मतलब एफ को हम स्लाइड करने वाले हैं भाई, और इस साइड के बीच में जो बैलेंस पॉइंट होगा तो वही हमें मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे अच्छे तरीके से, डोंट वरी। तो अब देखो हम किया क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं गाइस, ये आपको पता होना चाहिए कि इधर पे रेजिस्टेंस कौन सा ऐड है,
सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है। किसका सॉल्यूशन का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, जो भी रहेगा हमको क्या पता, इसी का तो फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, सपोज दैट यहाँ पे हमको नल पॉइंट मिला, तो इस साइड का डिस्टेंस इस साइड का डिस्टेंस एकदम जो भी आएगा आएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये जो अपना रेजिस्टेंस है, ये ए से लेके सी तक का रेजिस्टेंस लेंथ ये हो गया, और जो ये वाला आपका लेंथ है, ये लेंथ ऑफ ये बीसी हो गया आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का बीसी। तो कभी भी आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इधर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इधर का लेंथ, और इधर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इधर का अपना लेंथ, ये हम किया करते हैं, ठीक है। मतलब ये डिवीजन इज इक्वल टू ये डिवीजन, ऐसा करते हैं और हमको व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज मिल जाता है। मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फिजिक्स में समझाया भी है ये अच्छे से, नहीं भी समझाया तो अभी भी जान लो। इन दोनों का डिवीजन, इन दोनों का डिवीजन, और ये लेंथ कहां से मिलेगा, जैसे हमारा ये जॉकी रिप्रेजेंट करेगा, जॉकी बताएगा कि लेंथ कौन सा मिलने वाला है, ठीक। चलो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज प्रिंसिपल, इसकी जो प्रिंसिपल क्या कहती है कि आर सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन साइड का रेजिस्टेंस और उसी साइड का जो लेंथ है, यानी कि आर सॉल्यूशन अपॉन लेंथ ऑफ एसी, लेंथ बिटवीन द एसी, देखो सॉल्यूशन अपॉन लेंथ बिटवीन द एसी इक्वल टू जो नॉन रेजिस्टेंस है उसका डिवाइडेड बाय दिस लेंथ बीसी, ठीक है। तो ये देखो आर एक्स अपॉन लेंथ बीसी है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, बीसी मतलब बॉम्बे की चाय, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, ओके। ठीक है, तो आर एक्स अपॉन लेंथ ऑफ बीसी, ठीक है, और लेंथ ऑफ एसी, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखना है। चलो, तो हमको क्या फाइंड करना था गाइस, आर सॉल्यूशन यानी लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। और गाइस इतना तो कोई पागल है नहीं कि लेंथ ऑफ ए बी है आप उसको सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते हो, आपके पास पट्टी होती है, स्केल होती है, सबसे आप फाइंड कर सकते हो इसको। आपके पास प्रैक्टिकली जब आएगा तो आप इसको आराम से, कितनी भी बड़ी वायर है तो आप इसको नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे। तो लेंथ ऑफ एसी एंड लेंथ ऑफ बीसी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एसी भी आप फाइंडेबल है, आप इसे भी निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ बीसी भी फाइंडेबल है, उसे भी आप निकाल सकते हो। और आर एक्स तो हमारा नॉन रेजिस्टेंस था जिससे कि हमको पता है। और रियल में आपको बात बता दूं कि जब आप रियल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो ना, तो ये जो RX होता है ये आपको खुद से आपके पास लेने की क्षमता होती है, आप खुद से इसे ले सकते हो। 10 ओहम, 20 ओहम, 50 ओहम, जितना आपको लेना है उतना ही रेजिस्टेंस आप ले लो। बस आर सॉल्यूशन यहाँ पे उतना वही लेना है यहाँ पे जिसका आपको फाइंड करना होगा। फिलहाल मुझे KCL का निकालना है, मैं KCL सॉल्यूशन का ले लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से मुझे आर सॉल्यूशन का मिल जाएगा रेजिस्टेंस, और लेंथ ऑफ एसी अपॉन, बस मुझे ये पता हो, ये पता हो, ये तो पता ही है, तो मुझे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। एंड वी ऑलरेडी गाइस नो दैट कि कनेक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर होता है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट द वैल्यू ऑफ आर ऑफ द सॉल्यूशन और सेल कांस्टेंट लेंथ अपॉन एरिया होता है, और जो कि ये जो कंडक्टिंग सेल था इसके बीच का लेंथ और एरिया तो हमें पता ही रहेगा, गिवन ही रहेगा, ठीक है। बस कंडक्टिविटी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप देख भी सकते हो सेल कांस्टेंट तो हमें पता ही है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, कैसे निकालना है सेल कांस्टेंट वो बता रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो KCL का कंडक्टिविटी और सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे सेल कांस्टेंट ऑफ दैट कनेक्टिविटी अगर नहीं पता तो भी हम निकाल सकते हैं, अगर मुझे कनेक्टिविटी पता है तो, ठीक है। जो मैंने वो सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है वहां पे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में, यहाँ पे जो सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है, अगर मुझे उसकी के पता है कनेक्टिविटी 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन में कितनी उसकी कनेक्टिविटी है, अगर मुझे ये पता है, और अगर मुझे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मुझे फाइंड हो गया, फिलहाल मैं यहां से निकाल ही लूंगा, ठीक है। तो फाइंड हो गया तो मुझे सेल कांस्टेंट इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे सेल कांस्टेंट मिल जाएगा, यही है डिटरमिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट मेथड, ठीक है। चलो, अब गाइस अगर आपको सेल कांस्टेंट मिल गया तो सेकंड मेथड क्या है, ठीक है। तो अब देखो सेकंड मेथड ये है कि आपको सेल कांस्टेंट तो मिल गया है, अगर आप सेल कांस्टेंट निकाल लेते हो तो आप उसका फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन एरिया, आपको लेंथ अपॉन एरिया मिल जाएगा, तब तो आप G इक्वल टू K और यहाँ पे आप A अपॉन L ऐसा, यानी कि आपको लेंथ अपॉन एरिया, ये सब आपको पता नहीं ये कैसे आया और लेंथ अपॉन एरिया कैसे है। अरे देखो यार, K इज इक्वल टू LG और अपॉन A, देखो ये लेंथ अपॉन एरिया, ये K इज इक्वल टू ऐसे रहता है, और रियल फॉर्मूला ये वाला है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो वो ऐसा K इज इक्वल होगी तब आके यहाँ पे L अपॉन A आता है, और L अपॉन A कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है सेल कांस्टेंट होता है, A अपॉन L नहीं होता, L अपॉन A सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने पहली वीडियो बहुत अच्छे से बताई, इससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो बिटवीन दिस फॉर्मूला सब में, ठीक है। तो L अपॉन A निकाल दिया, यही आपका सेल कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको सेल कांस्टेंट मिल गया यानी L अपॉन A मिल जाएगा, L अपॉन A मिल गया तो आपको G भी निकल जाएगा, कनेक्टिविटी निकल जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालना वो भी मैंने व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज से कैसे निकालना बता दिया, ठीक है। बट गाइस तब क्या जब आप KCL सॉल्यूशन की जगह में कोई अदर सॉल्यूशन यूज करो, यानी कि डिटरमिनेशन ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन म्हणजे काय कि एक्सेप्ट KCL सॉल्यूशन के अलावा आप कोई और सॉल्यूशन का निकाल के दिखाओ तो फ्रॉम स्टेप 1 में हमने अभी निकाला कि K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये R सॉल्यूशन
उस रेजिस्टेंस का सॉल्यूशन होगा। अभी सपोज मुझे केसीएल का निकालना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ऑफ द केसीएल सॉल्यूशन। अब कोई और सॉल्यूशन इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ पे उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मुझे फाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज प्रिंसिपल से। समझ गया? तो आपको ये समझा, मतलब ये सेकंड स्टेप क्या था, यही कि यहाँ पे किसी भी सॉल्यूशन का आप चाहो उसका रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकती हो। और अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस अगर आपको मिल गया तो आप इजीली उसका सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो। और सेल कांस्टेंट आपको मिल गया केसीएल रेजोल्यूशन करके, तो आपको के मिल जाएगा, कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये सब एक रिलेशन है, वो आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगी सारी वैल्यू, के दिया रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन दिया रहेगा, तो सेल कांस्टेंट कैसे निकालना है आप निकाल सकते हो इजीली। ये सब के इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर कैसे निकालना निकाल सकते हो। तो ये सब इजीली आप यहाँ से इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो लास्ट स्टेप देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कनेक्टिविटी कैसे करना है। तो वही हमको पता है, पुराना मेथड यार, बच्चा ही बताएगा इसको तो। ठीक है, तो क्या होता है ये मोलार कनेक्टिविटी, ये होती है, हाँ मोलर कनेक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन लिखा तो ये रहेगी। समझ गया? कंफ्यूज नहीं होने का, एक एक चीज मैंने बताई है, बस मेरे वर्ड्स को ध्यान दिया करो। तुम लोग इधर उधर चले जाओगे तो वर्ड्स में ध्यान नहीं होगा, और ये चैप्टर ऑलरेडी थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, चलो के क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है, सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। सो वी ऑलरेडी नो दैट द रिलेशन, इसके पहले वाली वीडियो में देखा है क्या होता है रिलेशन फाइंड करने का, तो कनेक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन, और ये मिल गया मोलर कनेक्टिविटी। समझा? तो यही तो एक रिलेशन होता है, दैट्स इट। और क्या चाहिए यार, चिंदी। ठीक है, तो ये आपको समझ के रखना था। ठीक है, यही बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो गाइज, आपको एक चीज बताना चाहूंगा इलेक्ट्रोड्स के बारे में। आप बोलोगे इलेक्ट्रोड्स के बारे में क्यों जानना है, इलेक्ट्रोड्स तो नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता। बिना इलेक्ट्रोड के जाने आप कुछ भी नहीं पता कर पाओगे, आपको कुछ भी सच में समझेगा ही नहीं। मेरी बात ये मान लो, इलेक्ट्रोड, अभी अभी आपने देखा कि कंडक्टिंग सेल में भी हमने प्लेटिनम के 2 प्लेट्स इस्तेमाल किए थे जिनका नाम इलेक्ट्रोड्स ही है, और उनके बीच का लेंथ L, फिर और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो A होता है, तो वो सेल कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें गाइज यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड के बारे में मैं एकदम बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको बता रहा हूं, देख लो ध्यान से, और इतनी चीज आप जान लोगे तो सब आपको समझ जाएगा। पहली बात हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोड बनता कैसे, पहले हम ये समझने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोड एक ऐसी चीज होती है, सिर्फ इसका लिमिटेड फंक्शन है, जितना बताऊंगा उतना याद रखो, ज्यादा दिमाग अपना मत लगाना जिंदगी में कभी भी, और लाइफ टाइम के लिए आप इलेक्ट्रोड का मतलब अच्छा खासा जान जाओगे। तो इलेक्ट्रोड एक ऐसा कोई भी मेटल का या किसी भी चीज का ऐसा सरफेस होता है जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन हुआ करता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड्स में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है, ये बातें आपको जान के रखनी है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोड में भले ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भी रिएक्शन में टेकिंग पार्ट्स ले रहा है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। वो पार्टिसिपेट भी हो सकता है इलेक्ट्रोड और नहीं भी हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रोड की दूसरी खासियत पॉइंट है। पहली खासियत क्या थी कि वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करेगा। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है मैंने पहली वीडियो में बताया है, बट अभी भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सो पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड के ऊपर ही होता है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से अपना इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट कौन सा है कि जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं तो उनको तो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोड है, बट जो रिएक्शन में टेकिंग पार्ट यानी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनर्ट समझा कि नहीं अच्छे से, जिनको कोई मतलब नहीं होता। मतलब कि देखो, जैसे कि आपके सामने एक सॉल्यूशन है और ये आपके सामने एक सपोज टेस्ट ट्यूब या कुछ भी आप ले लो, फ्लास्क वगैरह, और इसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। ठीक है, एक ये इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अब देखो यही इलेक्ट्रोड्स में किसी में एक में ऑक्सीडेशन होगा, किसी दूसरे में रिडक्शन होगा। इन दोनों के बीच का लेंथ L रहेगा, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कहलाएगा। ठीक है, ये आपको सब समझना पड़ेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ये मे बी इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा होगा, मे बी इस सॉल्यूशन में इस रिएक्शन जो इसके अंदर होगा उसमें टेकिंग पार्ट ले या नहीं भी ले सकता है। जो नहीं लेंगे उन्हें इनर्ट कहेंगे, जो लेंगे वो तो अच्छे इलेक्ट्रोड है। ठीक है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। चलो, तो ये आपको इलेक्ट्रोड्स के बारे में समझ चुका है, जिसको मैंने ब्लैक में लिख के रखा है ना। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, तो इनके बारे में भी जान लो। तो गाइस अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है आयन से रिलेटेड। ठीक है, तो आयन से एक होता है कटायन और एक होता है अनायन। ठीक है, तो ये आपके पास कटायन अनायन 2 टाइप के होते हैं। कटायन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कटायन हमेशा मेटल का होता है, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है कटायंस में। बट व्हाट अबाउट अनायंस? अनायंस हमेशा नॉन मेटल का होता है, यानी कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। हमेशा अनायंस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें हमेशा रिडक्शन होता है।
ये अनायंस का हो गया और कटायन का हो गया। कटायन हमेशा मेटल का होता है, कितने बार बताऊं, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसे हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मैंने पहले ही बताया है। और अनायंस किस में होता है, नॉन मेटल में। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिडक्शन होता है। यानी कि कटायंस हमेशा ऑक्सीडेशन करते हैं, अनायंस हमेशा रिडक्शन करते हैं। कटायंस हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव बनाते हैं और अनायंस हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव बनाते हैं। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोड, आयंस और इलेक्ट्रोड में धरती आसमान का अंतर होता है, ठीक है। जो आयंस होते हैं ये एक चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड आर दी एनी मेटल्स और एनी कार्बन के ग्रेफाइट से भी बनती है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। कार्बन का कोई भी एक मॉलिक्यूल्स की रॉड या फिर मेटल की रॉड, ये इलेक्ट्रोड होती है। इलेक्ट्रोड दो टाइप के, एक कैथोड है, एक एनोड है। बस कटायन अनायन का उल्टा होता है, कैथोड में अपना रिडक्शन होगा और जबकि यहाँ पे कटायन में ऑक्सीडेशन आप कह सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस। बट इन द केस ऑफ कैथोड, जो कि इलेक्ट्रोड है, एक रॉड होती है, इसे आप देख सकते हो बट यू कांट सी आयंस, आप आयंस को देख नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो डिसोशिएट हो जाते हैं ना। तो डिसोशिएट होने के बाद कहां पे दिखेंगे आपको, इवन एक मॉलिक्यूल नहीं देख सकते हो तो कैसे आप आयंस को देख पाओगे, ठीक है। तो कैथोड एक रिडक्शन होता है इसके अंदर, और रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना, कैथोड में रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। तो एनोड में हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड में हमेशा निगेटिव होता है। ये बातें आपको समझ के रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बट वहीं अगर आयंस की बात करूं तो आयंस में याद रखना, कटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बनाते हैं, अनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव बनाते हैं। यानी कि कटायन कैथोड एक दूसरे के अपोजिट है, अनायन एनोड एक दूसरे के अपोजिट है। थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बार बार आयंस को इलेक्ट्रोड से रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को कंफ्यूजन मत लेना।